हेलो दोस्तों, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के पीजीटी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल क्वेश्चन, स्पेशली फॉर द यूपीजीआईसी एग्जामिनेशन। के पहले भी हमने काफी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, CuCl और सोडियम फ्लोराइड। तो इन सभी में जब मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालते हैं तो इसके लिए हमें कोवेलेंट कैरेक्टर देखना होता है, फजान्स रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। इन सभी में मेल्टिंग पॉइंट फजान्स रूल से ही निकल के आता है, क्योंकि फजान्स रूल के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा मॉलिक्यूल में, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। अब इन सभी मॉलिक्यूल्स में एक एक करके जब आप चेक करोगे तो सबसे पहले तो ये देखो NaF और NaCl, NaF और NaCl इन दोनों में सोडियम आयन कॉमन है, तो इनको पहले चेक कर लेते हैं। इसमें से सोडियम आयन कॉमन है और साइज क्लोरीन का ज्यादा है, तो क्लोरीन का साइज ज्यादा होने की वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट NaCl का कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट NaCl का कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड, जिसमें आयोनिक नेचर ज्यादा होगा। एक्चुअली में सोडियम फ्लोराइड होता ही आयोनिक नेचर का है, NaCl भी आयोनिक होता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात करी जाए तो इसमें आयोनिक नेचर ज्यादा निकल के आएगा। अब कंपैरिजन करते हैं अगर CuCl से, अगर CuCl से कंपैरिजन करें, कॉपर पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसमें क्लोराइड आयन जो क्लोराइड आयन ये अगर Na पॉजिटिव से मैच कर भी रहा है तो भी अगर देखो जो कॉपर पॉजिटिव आयन है, कॉपर पॉजिटिव आयन का ये कैटायन है, कैटायन ये लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज इसका बहुत छोटा हो जाता है, साइज इसका बहुत छोटा हो जाता है, जिस वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा और इस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे कम निकल के आएगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे कम निकल के आएगा, ये रहा लास्ट में CuCl। लेफ्ट टू राइट जाने पर हो क्या रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ये एक तरीके का वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शन होता है। वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शन में ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो लैटिस होता है वो वीक रहेगा। और दूसरे तरीके से आप क्या समझ सकते हैं कि जो आयोनिक कैरेक्टर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। और जिस मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर कम है उसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा मतलब लेटिस एनर्जी ज्यादा, लेटिस एनर्जी ज्यादा मतलब वो लेटिस अच्छा बना होगा, और लेटिस अच्छा बना होता है तो मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जितना उसका कम होगा, लेटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। इसी वजह से ये इनवर्स रिलेशन रखते हैं। ऑप्शंस में जब आप देखोगे सोडियम फ्लोराइड हाईएस्ट होगा और CuCl लीस्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन अब जिनॉन XeOF2, इसमें पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइब्रिडाइजेशन इसमें कैलकुलेट करने। XeOF2 मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले इसका स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। स्टीरिक नंबर जब कैलकुलेट करोगे तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसमें आप रफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे, जिनॉन है एक नोबल गैस जिसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स को पहले ड्रॉ कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ड्रॉ कर लिया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, फ्लोरीन 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और ये रहे 2 लोन पेयर्स। इस तरीके से इसका रफ स्ट्रक्चर है। अब इसके आप स्टीरिक नंबर निकालोगे, स्टीरिक नंबर क्या होता है, स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, एक पाई है याद रखना, तो टोटल यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हैं। स्टीरिक नंबर बराबर आएगा 5।
5 स्टीरिक नंबर का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। और पूछा था कि कितने इसमें लोन पेयर्स होंगे, लोन पेयर्स इसमें 2 प्रेजेंट हैं, तो 2 ऑप्शन यहां से 3 वाला कैंसिल आउट और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन डी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री निकलेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टीबीपी ज्योमेट्री, टीबीपी ज्योमेट्री निकल के आएगी। और यहाँ जो दूसरा ऑप्शन दिया था sp3d3, ये तो स्टीरिक नंबर 7 का केस है, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसमें ज्योमेट्री बनती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन अब आपसे पूछा हुआ है कंपाउंड जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 हो, बॉन्ड ऑर्डर +1 निकल के आए। फ्लोरीन F2 का केस देखो, इसमें एमओ थ्योरी से आपको निकालना होता है। जब कभी भी बॉन्ड ऑर्डर देखा हो, ये निकल के आता है बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके लिए ही डिस्कस कर लेते हैं, सभी के लिए ही डिस्कस कर लेंगे। अगर सबसे पहले आप देखें ये F2 मॉलिक्यूल, तो ये 3p ऑर्बिटल्स, सॉरी 2p ऑर्बिटल्स में 1 2 3 1 2 3 और 4 5 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन दोनों ही फ्लोरीन एटम्स में होते हैं। अब जो फ्लोरीन एटम है ये ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन फ्लोरीन ये दोनों नो sp मिक्सिंग के केस होते हैं। और इसके पहले जो लाई करते हैं, जो कार्बन नाइट्रोजन और इसके पहले बोरॉन, ये वाले sp मिक्सिंग के केस होते हैं। और sp मिक्सिंग वाले केसेस में जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी एनर्जी हायर होती है और जो पाई वाले होते हैं वो लोअर। लेकिन ये दोनों नो sp मिक्सिंग के केस हैं, तो इसमें एनर्जी का ऑर्डर ये पाई वाले हायर और सिग्मा वाले लोअर एनर्जी के। ये आप इसका एमओ डायग्राम ड्रॉ कर दो और पाई स्टार पहले आता है, ये रहा सिग्मा स्टार। तो ये सिग्मा ये बनेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा पाई सिग्मा 2p(z) और ये वाले बनेंगे पाई 2p(x) पाई 2p(y), ये वाला पाई स्टार 2p(x) पाई स्टार 2p(y), सिग्मा स्टार 2p(z). बाकी आपको इतना ड्रॉ करने की नीड भी नहीं है, आपको पता है फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1। लेकिन आप देख लो होगा कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, ये 5 यहाँ से 5 यहाँ से, टोटल यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग जो कि 6 है, एंटी बॉन्डिंग में 4 है, डिवाइडेड बाय 2, ये सॉल्व होके वैल्यू आएगी 1। बॉन्ड ऑर्डर F2 का, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 मॉलिक्यूल इज 1। अब O2 ये है पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल, पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए देखिए क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर पर ऑक्साइड के लिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नो sp मिक्सिंग का केस है, तो सेम जैसा फ्लोरीन के लिए बॉन्ड से एज इट इज इधर भी रहेंगे। ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये sp मिक्सिंग। अब इसमें दोबारा से लिखने की आई थिंक नीड नहीं होनी चाहिए कि कौन सा पाई स्टार होगा कौन सा सिग्मा स्टार होगा, तो ये वाले सीधा आप पाई वाले समझो, ये सिग्मा वाले, ये वाले पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार। जो यहाँ पे लिखे थे 2px 2py एग्जैक्टली वहां पे भी सेम ही होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल हो गए, लेकिन ये मॉलिक्यूल है O2 मतलब 2 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो ये कुछ इस तरीके से इसका एमओ डायग्राम बन जाएगा। और जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइडेड बाय 2, ये निकल के वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो इन दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर 1 आया है और यही पूछा हुआ था किसमें +1 होगा, फर्स्ट केस ही करेक्ट है। N2 का केस होता है sp मिक्सिंग वाला, इसका अगर एमओ डायग्राम देखो, एमओ डायग्राम इसका जब देखोगे तो N2 का sp मिक्सिंग वाला केस है। N में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N में दोनों साइड 3 इलेक्ट्रॉन्स। sp मिक्सिंग का केस सिग्मा हायर एनर्जी का और पाई लोअर एनर्जी की, ये रहता है sp मिक्सिंग वाला नाइट्रोजन कार्बन और बोरॉन वाला केस। और ये बनता है सिग्मा, ये बनते हैं पाई, ये बनते हैं पाई स्टार और ये वही पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। अब इसके आगे
बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका। सिग्मा बॉन्डेड में और नॉन इसमें बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी वैल्यू निकल के आती है 3, इसलिए N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर इसलिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हो। अब ये तो बॉन्ड ऑर्डर 3 का केस है, ये कैंसिल हो जाएगा। N2 बॉन्ड ऑर्डर 3 का केस कैंसिल हो जाएगा। F2 में तो बॉन्ड ऑर्डर रहता है 1, लेकिन NO पॉजिटिव का केस, NO पॉजिटिव का भी हेमोडाइग्राम देख लीजिए। N में ये एक साइड नाइट्रोजन, दूसरे साइड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये रहा नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हुए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होंगी। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों में से एक में sp मिक्सिंग होती है तो ओवरऑल केस sp मिक्सिंग वाला ही बनेगा। ये रहा केस इसका, और इसमें N2 की तरह ही इनकी एनर्जी का ऑर्डर आएगा। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो 1 2 3 4 5 6, और ये है NO पॉजिटिव का केस। तो टोटल यहाँ से 6 है, यहाँ पे 4, तो टोटल यहाँ से 6 और सॉरी ये 4 और ये 3 मिलके 7 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 7 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा। तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, ये भी बॉन्ड ऑर्डर 3 वाला केस है। और जब कार्बोनिल का आप इसी तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ये भी sp मिक्सिंग वाला ही केस बनाना, जैसे आपने NO वाला ये डायग्राम बनाया है। तो जब CO का भी निकालोगे तो CO का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही निकल के आएगा। जब CO का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे ये बॉन्ड ऑर्डर भी 3 ही निकल के आएगा। जब आप इसके एनर्जी के डायग्राम ड्रॉ करना, 2 कार्बन में आएंगे और 4 आएंगे ऑक्सीजन वाले केस में, 4 यहाँ के 2 यहाँ के मिला करके 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, सारे बॉन्डिंग वाले फिल हो जाएंगे, एम्प्टी बॉन्डिंग एम्प्टी रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आएगा कार्बोनिल वाले केस में भी। इसी वजह से ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ओनली ऑप्शन 1 यहाँ करेक्ट आएगा, जिसमें दोनों का केस 1 बॉन्ड ऑर्डर का है। अगला केस देखिए, अब VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इन सारे मॉलिक्यूल्स में से देखकर चेक करना है कि किसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्म हो रही होगी। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कहाँ फॉर्म हो रही है देखना पड़ेगा। XeF2 पहला मॉलिक्यूल, हर किसी का ही स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। आइए फर्स्ट XeF2 स्टीरिक नंबर निकालो। सबसे पहले तो स्टीरिक नंबर 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, जिसमें अगर सिग्मा और हम पाई बॉन्ड सिग्मा और लोन पेयर का काउंट देखें, सिग्मा बॉन्ड 2 फ्लोरीन से बनेंगे और जिनॉन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, तो अब 2 हो चुके हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, उस बचे हुए 6 बनाएंगे 3 लोन पेयर, तो इसका स्टीरिक नंबर आ जाएगा 5। स्टीरिक नंबर 5 आएगा तो इसकी TBP ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। स्ट्रक्चर देखो ये रहेगा इसका TBP ज्योमेट्री। और जो फ्लोरीन है बेंट रूल के अकॉर्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो एक्सियल पोजीशंस में आते हैं, तो ये फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन में रहेगा और बाकी के लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में तीनों आ जाएंगे। अब ये ज्योमेट्री जब काउंट करते हो तो इसमें जब देखोगे ये कंपाउंड बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी कंपाउंड है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की तो पहले यहां से ही बात कट जाती, बिकॉज ये जो केस है प्लेनर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, अगर इसका शेप भी देखते ना तो आप ये लीनियर आता, ये इसका लीनियर आता शेप, क्योंकि ये लोन पेयर काउंट होते नहीं, ये पूरा का पूरा शेप मिल करके आपको लीनियर मिलता। तो अगला केस देखो XeF4 का। वैसे इस कंपाउंड में ये पूछना चाहिए था स्क्वायर प्लेनर शेप किसका होता है या स्ट्रक्चर, बिकॉज सभी में जब आप कैलकुलेट करोगे तो ज्योमेट्री नहीं जो शेप है वहां से ही आंसर आएगा स्क्वायर प्लेनर। तो सेकंड वाला केस जब देखोगे XeF4 स्टीरिक नंबर निकालोगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और लोन पेयर जब सिग्मा बॉन्ड देखोगे 4 फ्लोरीन के, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं वो 2 लोन पेयर्स बनाएंगे, स्टीरिक नंबर निकल के आ जाएगा 6। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अराउंड ज़ेनॉन ये रहे, इसमें फ्लोरीन लगा दो कॉर्नर्स पे, पूरी सिमेट्रिक होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और अपोजिट कॉर्नर्स पे लोन पेयर जिससे रिपल्शन कम हो। ये पर्टिकुलर हो चुका है, लोन पेयर्स को तो काउंट करना नहीं है शेप में, तो ये बनेगा स्क्वायर प्लेनर, ये बन चुका है स्क्वायर प्लेनर। और यही पूछा हुआ था, यही पूछा हुआ था
और ये आंसर अगर आप ज्योमेट्री के बेसिस पे जाओगे कि सिर्फ हम इसमें लोन पेयर भी काउंट करें और सिग्मा बॉन्ड्स भी, तो आप सारे ऑप्शंस में देखोगे किसी में भी स्क्वायर प्लेनर आपको ज्योमेट्री नहीं होती। ज्योमेट्री कभी भी स्क्वायर प्लेनर आपको एज इट इज नहीं मिलेगी किसी भी केस में। और आगे भी हम चेक कर लेंगे किसी में क्यों नहीं मिल रही, हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे, आपको ऐसे ही नहीं डाउट होना चाहिए। XeO4 ये टोटली मिलते हैं और सारे के सारे ऑक्सीजन मिल करके टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी होती है और शेप भी होता है, क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप इक्विवेलेंट होंगे। XeOF4 इसका जब स्टीरिक नंबर निकालोगे तो सिग्मा और लोन पेयर का काउंट, सिग्मा बॉन्ड एक ऑक्सीजन से आएगा और 4 फ्लोरीन से आएंगे, तो टोटल मिलाकर के 5 सिग्मा, और ये फ्लोरीन के साथ 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बने होंगे, 6 बॉन्ड्स बन चुके हैं, एक लोन पेयर बचेगा सिर्फ। तो ये मिल करके देंगे आपको 6 स्टीरिक नंबर, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब ड्रॉ करोगे तो इनकी पोजीशन असाइन करते वक्त फ्लोरीन को सारे कॉर्नर्स पे रख दो इक्विप, जैसे हमने रखा था डबल बॉन्ड O, और ये रहा लोन पेयर। तो ओवरऑल इसका जब शेप भी देखने जाओगे तो ये शेप मिल रहा है एटम्स को काउंट करके स्क्वायर पिरामिडल, ये मिल रहा है आपको स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो आप देख सकते हैं कहीं पे भी स्क्वायर प्लेनर शेप तो आएगा, सॉरी ज्योमेट्री तो आएगी नहीं, शेप ही मिल रहा है जो कि XeF4 में होता है। बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस का क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। इवन इस बार भी जो आप देखोगे CSIR नेट का जो पेपर आया था उसमें एग्जामिनेशन में ज्योमेट्री पूछी हुई थी, लेकिन बच्चों ने उसमें यही समझा कि ज्योमेट्री में आपको लोन पेयर भी काउंट करने हैं और सिग्मा बॉन्ड्स भी। लेकिन जब कोई एग्जामिनर एग्जाम में ये लिखे कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछी हुई है, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का मतलब होता है कि शेप की बात हो रही है। और इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंट होगा, उसमें आप ज्योमेट्री जो लोन पेयर है उसको काउंट करके बताओगे। तो इस दोनों चीजों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन अभी क्रिएट हुआ था, इसलिए इसमें भी हम शेप ही लेके चलेंगे, उससे ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज हो। इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज का मतलब है कि आयोनिक लिंकेज हो, इसका मतलब है आयोनिक लिंकेज हो। CH4 ये तो भाई टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है और हर जगह हर एक बॉन्ड कोवेलेंट है, हर एक बॉन्ड कोवेलेंट है। अब देखो ये C12H22O11 ये तो होगी शुगर, और शुगर तो ये भी भाई ये भी कोवेलेंट ही, ये कोई आयोनिक कंपाउंड नहीं बनता। अगला देखो NH3 का केस, NH3 में पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल, ये आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और पिरामिडल शेप। ये NH बॉन्ड जो बनता है दिस इज आल्सो कोवेलेंट, इसीलिए ये मॉलिक्यूल भी कोवेलेंट ही कहलाता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल भी कोवेलेंट ही कहलाता है। अगला है NaCl, NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इस केस में एक इलेक्ट्रॉन बाकी के इसमें इसके सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल की बात हो रही है। तो इसमें क्या हो सकता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट करता है इसमें, तो डोनेट करके ये Na पॉजिटिव और ये क्लोरीन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करके कंप्लीट अपना ऑक्टेट बना लेता है और नेगेटिव चार्ज रख लेगा। इसीलिए ये कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां होता है ऐसे कंपाउंड्स को आयोनिक बॉन्ड्स कहते हैं, और आयोनिक ही हमें पूछा था इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम से, तो यही NaCl होगा इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर का। और बाकी कार्बन और हाइड्रोजन में इनमें शेयरिंग होती है, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तो हाइड्रोजन तो ऑक्टेट फॉलो नहीं करता, ये डुप्लेट बनाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। कार्बन के अराउंड हर एक बॉन्ड से मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी नाइट्रोजन के केस में ये 3 बॉन्ड इनसे मिल जाएंगे, नाइट्रोजन को 6 टोटल और ये 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन तो हीलियम का ही ऑक्टेट बनाता नहीं है, ये इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो लास्ट वाला केस ही जिसमें है उसमें आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगला केस देखिए, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब Z की वैल्यू 7 हो, मतलब Z का मतलब है एटॉमिक नंबर की वैल्यू 7 हो, उस केस में कितने उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
Z इज इक्वल टू 7, ये एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का। ये तो बहुत स्टार्टिंग वाला ही है, तो ये तो आपको बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल हमें देखते ही समझ में आना चाहिए कि नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन के केस में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसको फिल करो, ये 1s 2s और ये 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा हुआ था, देख सकते हो क्लियरली n की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, n की वैल्यू 3, तो ये वाला है इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला केस। यही बताना था कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अगला देखिए, अब यहाँ पे बीएससी पीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें रिपल्शन का ऑर्डर बताना है, इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, और इसमें दिया हुआ है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और लोन पेयर रिपल्शन। अब इसमें से ये रिपल्शन का ऑर्डर बिल्कुल ध्यान में रखना कि जो लोन पेयर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसको भी हम समझेंगे एग्जाम्पल से। पहले आप ये ऑर्डर लिख लो, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद जैसे जैसे लोन पेयर कम होते जाएंगे रिपल्शन कम होता जाएगा, इसी के बाद लोन पेयर, इसी के बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इससे भी कम आता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। अब इस ऑर्डर ऑफ रिपल्शन को समझने के लिए आप इसके एग्जाम्पल में अगर कंसिडर करें NH और इसमें लोन पेयर, इसके अलावा ऑक्सीजन, ये H और ये H, ये वाटर का जिसमें 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं और एक कंप्लीट जिसमें सारे बॉन्ड पेयर्स ही हैं। तो इसमें जब एक्सपेरिमेंटली जब देखा जाए तो ये टेट्राहेड्रल कंप्लीट मॉलिक्यूल है, जिसके अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 109 डिग्री समथिंग, 109.8 डिग्री समथिंग होता है। अब इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल और NH3, इसमें एक काम करते हैं, पहले NH3 को लिख लेते हैं जिससे हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लोन पेयर्स का। ये NH3 हो गया और ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। अब एक एक करते आप देख सकते हैं कि लोन पेयर कम होते जा रहे हैं। अब एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करेगा क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं से बंधे नहीं है, और ये होता है बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये रिपल्शन क्रिएट करेगा और रेगुलर टेट्राहेड्रल 109 से अमोनिया का बॉन्ड एंगल घट के 107 डिग्री समथिंग हो जाता है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें 2 लोन पेयर है, ये अपने आप में ही इतना ज्यादा रिपल्शन क्रिएट कर देंगे कि ये बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं होता, ये ज्यादा डोमिनेट करते हैं, ये आपस में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे और ये आ जाएंगे इनको भी हिंड्रेंस क्रिएट करने। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, ये भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ही है, कंपैरेटिवली अमोनिया से भी ज्यादा घट जाता है, और रेगुलर टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में इसका सिर्फ 104 डिग्री ही देखने को मिलेगा। तो जितने लोन पेयर बढ़ रहे हैं, लोन पेयर रिपल्शन आपस में सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड वालों का बॉन्ड एंगल घट जाता है। इसीलिए ये ऑर्डर के हिसाब से ही आपको फॉलो करना है। ऑप्शंस में देखेंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हमारे सीक्वेंस के हिसाब से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अब ये पूछ रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके द्वारा बनाए जाते हैं? एडिटिव ओवरलैपिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। एडिटिव ओवरलैपिंग जब होती है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, तब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसको हम BMO भी कहते हैं। इसके अलावा सबस्ट्रक्टिव मतलब कि डिस्ट्रक्टिव, जब दोनों को ऐड हुए तो बॉन्डिंग बनते हैं दोनों की डिस्ट्रक्टिव यानी कि सबस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग,
ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल, यस, यहीं से ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का जनरेशन होता है, यहीं से ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जनरेशन होता है। तो इसको कहा जाता है ABMO, ABMO कहा जाता है, और यही पूछा हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी दोनों ऑप्शन में है ओनली बाय एडिटिव ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल। अरे p से भी जनरेट हो सकते हैं, s से भी जनरेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। ओनली बाय सबस्ट्रैक्ट, देखो एडिटिव से तो वैसे भी बॉन्डिंग बनेंगे, तो एडिटिव का तो केस ही नहीं होगा। ओनली बाय सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ 2s ऑर्बिटल, 2s अकेले से नहीं, s से भी बन सकते हैं, p से भी बन सकते हैं, दोनों से ही बन सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। अगला देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनमें से बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें सबसे ज्यादा होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए निकालना है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब इसमें से जब कैलकुलेट करो, एक नॉर्मल O2 का देख लेंगे, उसी में ही सारे मॉलिक्यूल्स का ऐड करके आप समझ पाएंगे। ऑक्सीजन का अभी हमने देखा ही था, ये नो एसपी मिक्सिंग का केस होता है, ये नो एसपी मिक्सिंग का केस, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कुछ ये सीक्वेंस होगा। पे 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में दोनों एंड में फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py, इसी के करस्पॉन्डिंग ये वाले पाई स्टार, ये वाले पाई स्टार, ये है सिग्मा स्टार। अब इसमें नॉर्मल O2 का जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, नॉर्मल और O2 का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाता है 2। इसके अलावा O2 पॉजिटिव का देख लो, O2 पॉजिटिव मतलब कि जो एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन है ये निकल चुका होगा, तो 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में एक ही बचेगा, ये बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। अगला O2 माइनस, O2 माइनस मतलब एक और इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, एंटी बॉन्डिंग में ही आएगा, तो अब 2 से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। O2 2 माइनस का केस 6 माइनस, एक और एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा, तो इस एक और एंटी बॉन्डिंग में आने की वजह से 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड किए, बॉन्ड ऑर्डर घटता चला गया, और इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो तो एंटी बॉन्डिंग से निकल रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर निकलेगा, वो सबसे ज्यादा O2 पॉजिटिव का, फिर O2 का, फिर O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंप्लीट ऑर्डर होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा। इसमें से O2 पॉजिटिव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट थोड़ा हम कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी बच्चे UPGIC लेक्चरार के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए विज्ञान वृक्ष में हम कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके फीचर्स, वीडियो लेक्चर्स जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं, साथ के साथ चैप्टर वाइज टारगेटेड असाइनमेंट भी मिलते हैं, जो कि उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जो कि एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए ही डिजाइन करी गई है। इसके अलावा PYQs भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस, साथ में डाउट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाती है टाइम टू टाइम विद प्रॉपर गाइडेंस। और ये कोर्स आपको अभी ऑफर में 5999 का मिलेगा। कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और कोर्स के और डिटेल्स देखने हैं तो विज्ञान वृक्ष के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक ऐप का दिया हुआ है। ये तो हो गई कोर्स की बातें। अब हम आते हैं अपने सेशन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसमें बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। और ये बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये H2O, ये वाटर, के डाउन द ग्रुप मूव करते जाओगे, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, फिर सिलूरियम, फिर आता है टेलूरियम।
और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते जाओगे, सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम डिक्रीज हो रही है, और उसके डिक्रीज होने की वजह से ये एटम्स अब ये ज्यादा दूर नहीं होंगे, इनका बॉन्ड ऑर्डर नीचे आते आते घटता चला जाता है। ये बॉन्ड ऑर्डर एंगल, कौन सा बॉन्ड एंगल की बात हो रही है? ये पर्टिकुलर, ये थीटा एंगल की बात हो रही है। ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, मान लीजिए थीटा 4 है। इन सभी में बॉन्ड एंगल घटता जाएगा, तो थीटा 1 सबसे ज्यादा, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3 और ये थीटा 4। नीचे आते आते ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट हाइड्रोजन के सिमिलर होती जाएगी, और ये पर्टिकुलर ड्रैगो मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इनका बॉन्ड एंगल घट जाता है। ऑर्डर कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, H2O का सबसे ज्यादा, फिर H2S, फिर H2SE और फिर H2TE। ये रहेगा करेक्ट बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। अगला देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स बोथ आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें आयोनिक इंटरेक्शंस भी हो और कोवेलेंट इंटरेक्शंस भी हो। सारे मॉलिक्यूल्स को जब चेक करोगे तो फर्स्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये रहा मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, लेकिन इसमें हमें सिर्फ देखने को मिल रहे हैं कोवेलेंट इंटरेक्शंस, कोवेलेंट बॉन्ड्स ही मस्त मिल रहे हैं ओनली, कोई आयोनिक इंटरेक्शन नहीं मिला। मतलब ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है। अगला बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, CaCl2। अब ये कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 Cl- बनते हैं, तो ये वाला मॉलिक्यूल कंप्लीटली आयोनिक नेचर का होता है। जनरली जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं बनाते, ये आयोनिक इंटरेक्शंस ही रखते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम जो कि रिजेंबल करता है जो पी ऑर्बिटल में एल्यूमिनियम वाली सीरीज को। लेकिन ये कैल्शियम एल्कली अर्थ मेटल है और ये मेनली आयोनिक कंपाउंड ही बनाते हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और ये आयोनिक इंटरेक्शन ही है, इसमें कोई कोवेलेंट इंटरेक्शंस आपको देखने को नहीं मिलता। कैल्शियम 2 आयंस लॉस करता है और दोनों एक एक क्लोरीन को दे देगा जो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे, और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके नियरेस्ट नोबल गैस ऑर्गन का में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एडॉप्ट कर लेता है। अब इसके बाद ये रहा अगला अमोनियम क्लोराइड, के बाद सी ऑप्शन में है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl को तोड़ते हो तो ये एक अमोनियम आयन मिलता है और एक Cl-, तो ये तो हमें मिल गया आयोनिक, ये तो हमें मिल गया आयोनिक। लेकिन इसी में ही अमोनियम आयन को तोड़ो, इसमें अमोनियम आयन को तोड़ो। इस अमोनियम आयन को जब आप तोड़ोगे तो ये है कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इसमें NH4 पॉजिटिव, इसमें नाइट्रोजन में पॉजिटिव, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अमोनियम आयन होता है कोवेलेंट, ये वाला कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। तो इस पर्टिकुलर में अमोनियम क्लोराइड में ये तो आयोनिक इंटरेक्शंस है, लेकिन अमोनियम आयन में पर्टिकुलरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो ऐसा ही मॉलिक्यूल देखना था जिसमें दोनों इंटरेक्शंस हो, जो कि अमोनियम क्लोराइड में। लास्ट वाटर के केस में OH और ये रहे 2 लोन पेयर्स, और इसमें भी आप देख सकते हैं OH2, कंप्लीट कोवेलेंट इंटरेक्शन ही है, कोवेलेंट इंटरेक्शन ही सिर्फ प्रेजेंट है, तो सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आपको N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ये तो सॉल्व करने की आई थिंक अब नीड नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही एमओ थ्योरी से N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। तो इतना आसान क्वेश्चन यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस में पूछा गया था। बॉन्डिंग से कुछ बहुत ही अच्छे इजी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो देखते ही आप टिक कर सकते हो, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब बॉन्ड ऑर्डर इसका निकाला था तो 6 बॉन्डिंग में थे और 3 और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आता है, इसलिए नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगला देखिए नेक्स्ट, अब VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल और सेंटर एटम, बॉन्ड एंगल अराउंड द सेंटर एटम का इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। इसमें से
जितने मॉलिक्यूल्स हैं वही लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बेसिस पे ही निकालेंगे, जैसे हमने पहले एक बार चेक किया था। अब देखो सभी मॉलिक्यूल्स में अगर OH2 है तो ये इसमें तो दो दो लोन पेयर्स हैं, ये तो काफी रिपल्शन क्रिएट करते हैं, अभी हमने चेक भी किया था। और इसका हमने जब बॉन्ड ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली आता है दैट इज 104 डिग्री। जैसे एक्सपेरिमेंटली कुछ वाटर मॉलिक्यूल हो गया, अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया, नॉर्मल टेट्राहेड्रल हो गया, इन सभी के आपको पता होने चाहिए। NH3 मॉलिक्यूल इसका भी हमने देखा था 107 डिग्रीज होता है NH3। इसमें जब हमने देखा था एक लोन पेयर की वजह से थोड़ा कम रिपल्शन होता है और 107 डिग्रीज के अराउंड बॉन्ड एंगल आएगा। इसके बाद अगला मॉलिक्यूल है NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव नाइट्रोजन के अराउंड अब 4 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 5 जो थे वो पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मिलके 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं 4 हाइड्रोजन एटम से, और परफेक्ट टेट्राहेड्रल बचता है क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल 109 डिग्रीज का एंगल होगा। तो आप देख सकते हैं ये बॉन्ड एंगल ऐसे बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। जैसे जैसे बॉन्ड पेयर्स घटते जा रहे हैं और यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स घटते जा रहे हैं, लोन पेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है क्योंकि बॉन्ड एंगल बॉन्ड्स के बीच के एंगल होंगे। लोन पेयर तो क्या है, वो तो एक हवा की तरह है, वो एक रिपल्शन है, वो सिर्फ फील किया जा सकता है, दिखाई नहीं देते। ये NO2 पॉजिटिव लास्ट मॉलिक्यूल की भी बात कर लेते हैं। NO2 पॉजिटिव बनाना कैसे है मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन में टोटल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब 2 ही बचे, और ये 2 बचे हैं जो वो 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे, कोई लोन पेयर तो बचा नहीं। ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया लीनियर, इसमें ये मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गया लीनियर, तो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाएगा बिकॉज मॉलिक्यूल लीनियर है। तो ये लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल हो जाएगा NO2 पॉजिटिव वाले का। तो जो फर्स्ट में सीक्वेंस दिया है यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, उसी पेपर की ही बात करी जा रही है तो आई डोंट थिंक आपको दोबारा से इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला ही था तो 6 बॉन्डिंग में थे और एंटी बॉन्डिंग में इसमें बचे थे 4, डिवाइडेड बाय 2 बॉन्ड ऑर्डर 1 आया था, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया था, ए ऑप्शन होगा। बाकी आप देख सकते हो, बाकी आप देख भी सकते हैं जहां हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा O22 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, इससे आया था, ये आपका उसका एमओ डायग्राम है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 निकल के आया था। अब देखिए अगला, ये हमने सॉल्व कर ही लिया है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, इसको कौन से बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। जब हमने एमओ डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं, जब O2 का एमओ डायग्राम ड्रॉ किया जाता है तो इसमें जब आप बॉन्ड्स को फिल करते हो, चार इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही साइड इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, तो ये हमने ऐसा कुछ इसका बॉन्ड ऑर्डर देखा था। ये एमओ डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग आप क्लियरली देख सकते हो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने का मतलब O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और ये हम आइडेंटिफाई करते हैं इसके एमओ डायग्राम से, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आता है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से आप कुछ नहीं बता सकते, हाइब्रिडाइजेशन से आप स्टीरिक नंबर का और बाकी सारी चीजों का आइडेंटिफिकेशन करते हो। रेजोनेंस तो इसमें होता ही नहीं है। एमओ थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही इसकी एक्सप्लेनेशन देती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी आप स्ट्रक्चर्स बताते हो, लेकिन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर इसका नहीं बता सकते। अगला देखिए, अब इसमें पूछा है कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर होगा। ऐसे तो आप देखते ही बता सकते हो कि CO2 लीनियर होता है, लेकिन हम सभी के ही स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेते हैं। CO2 कार्बन में 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, तो ये लीनियर होता है बिकॉज कार्बन के पास सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर इसका होता है लीनियर। अगला बी ऑप्शन NO2,
नाइट्रोजन के अराउंड टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, जिससे 2 बॉन्ड्स इधर बने, 2 बॉन्ड्स इधर बने। टिल्टेड क्यों बने? क्योंकि एक लोन पेयर ऐसा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा रेडिकल के फॉर्मेट में और यही रिपल्शन क्रिएट कर रहा होगा, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो इसका शेप अगर देखोगे तो ये लीनियर नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, या फिर आप इसे वी शेप भी कह सकते हो। अगला देखें, अगला है SO2 मॉलिक्यूल। SO2 मॉलिक्यूल, सल्फर के अराउंड 2 बॉन्ड्स इधर, 2 बॉन्ड्स इधर और एक कंप्लीट लोन पेयर, क्योंकि इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से भी अब ये बॉन्ड जब देखोगे तो ये इसका शेप इसके रिपल्शन की वजह से मिलेगा क्या? ये भी बेंड ही होगा, या फिर आप इसको वी शेप भी कह सकते हो। लेकिन जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था तो रिपल्शन यहाँ ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल SO2 का कम होगा एज कंपेयर टू NO2 मॉलिक्यूल। लेकिन हमें यहाँ पे कंप्लीट उसका बात नहीं करनी है, हमें शेप बताना था, जो कि हमारा आंसर लीनियर के लिए आ ही चुका है। लास्ट में ClO2 मॉलिक्यूल है। Cl, ये इसमें अगर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, 4 5 6 बनेगा और ये 7, ये इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रिपल्शन इसमें ऐसे ही क्रिएट हो जाएगा। और ये मॉलिक्यूल भी लीनियर तो नहीं ही होगा, तो ये भी लीनियर नहीं, ना ही ये लीनियर, सिर्फ ए ऑप्शन लीनियर वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अब बताना है कि इन पेयर्स में से कौन सा पेयर सारे मॉलिक्यूल्स प्लेनर स्ट्रक्चर्स रख रहे हैं। सारे में किसमें प्लेनर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है? देखते हैं एक एक करके सारे मॉलिक्यूल्स। CO3 2- कार्बोनेट आयन है, ये कार्बन के अराउंड अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आने की वजह से टोटल मिल चुके हैं इसे 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो ये बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, तो ओवरऑल एक ट्राइंगल में प्लेनरिटी तो है ही। अगला देखो NO3 माइनस, NO3 माइनस, नाइट्रोजन के अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक और आ चुका है, 6 हो जाएंगे। 6 हो गए तो 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये मिलकर ये भी सेम ट्राइगोनल प्लेनर ही स्ट्रक्चर देगा, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही स्ट्रक्चर देगा। लास्ट में है SO3 2-, SO3 2-, सल्फर के अराउंड होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा कि इसमें अब टोटल 8 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो लोन पेयर की तरह प्रेजेंट रहेगा, बाकी के ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। ओवरऑल इसकी ज्योमेट्री अब टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और शेप की बात करो तो ये पिरामिडल होगा, ये पिरामिडल मॉलिक्यूल होगा, और ये प्लेनर नहीं होते, ये नॉन प्लेनर होते हैं, ये नॉन प्लेनर होते हैं। तो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल तो भाई इसकी वजह से कट गया। कार्बोनेट तो प्लेनर था, ये भी प्लेनर था। SO3 का स्ट्रक्चर देखिए, SO3 सल्फर के अराउंड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। ये रहा SO3 का स्ट्रक्चर। SO3 में ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ही निकल के आता है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ट्राइगोनल प्लेनर है, जो कि एक प्लेन में लाई करेंगे। ये प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, लेकिन XeO3 का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। XeO3 का स्ट्रक्चर जेनॉन के अराउंड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, एक और बचेगा जो लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होगा, तो ये भी पिरामिडल ही निकल के आएगा, ये भी पिरामिडल ही निकल के आएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल ही निकल के आएगा। तो ये भी प्लेनर नहीं होगा, यहाँ पे फिर से ये प्रेजेंट है तो ये प्लेनर नहीं होगा। और इसके अलावा जो SO3 मॉलिक्यूल होता है, इसमें एक बॉन्ड जो होता है ये बाकी के जो 2 ऑक्सीजन से बनते हैं, ये अगर ऑक्टेट को फॉलो करना है तो ये इसका अगर करेक्ट स्ट्रक्चर भी देखना चाहो वो भी देख सकते हो। सल्फर वैसे ऑक्टेट अगर फॉलो करना चाहे तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मिल करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है। बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो भी ये ट्राइगोनल प्लेनर ही स्ट्रक्चर होगा।
अगला देखिए, इनमें से बताना है कि किसमें सेम शेप और हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। अगर ए वाले केस में देखते हैं तो NF3 पहला मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर, बाकी के 3 फ्लोरीन, इसमें स्टीरिक नंबर है 4 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और क्या पूछा था, शेप हो जाएगा इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन से टेट्राहेड्रल। अच्छा, शेप की बात करें तो शेप हो जाएगा पिरामिडल, शेप हो जाएगा पिरामिडल। अगला BF3 मॉलिक्यूल में ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, ट्राइगोनल प्लेनर है ये, और ट्राइगोनल प्लेनर मतलब स्टीरिक नंबर इसकी 3 है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, तो ये तो नहीं होगा। BF4- देखिए, BF4-, अब बोरॉन में एक और इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन से 4 क्लोरीन के बॉन्ड बन जाएंगे और अब स्टीरिक नंबर 4 आ जाएगा, और स्टीरिक नंबर 4 दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिससे इसका शेप आएगा टेट्राहेड्रल। अब अगला है इसी में NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव तो ये हमने, अच्छा यहाँ पे नहीं देखा, इसके पहले देखा था। NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव 4 से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं जो 4 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये रहा इसका शेप, जो कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम है, टेट्राहेड्रल शेप भी इसका सेम है, तो बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा, जिसमें सेम स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन हो। नेक्स्ट BCl3 और BrCl3 में देखते हैं। BCl3 बोरॉन के अराउंड ये मिलकर बनाएंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ये मिलकर बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और BrCl3 ब्रोमीन है, हेलोजन, तो इसमें टोटल ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स बन भी जाएंगे, उसके बाद भी ये 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे, तो इसकी स्टीरिक नंबर आएगी 5, स्टीरिक नंबर 5, तो TBP ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री TBP होगी इस तरीके से, क्लोरीन और ये रहा क्लोरीन और ये 2 लोन पेयर, ये हाइब्रिडाइजेशन देंगे sp3d, और शेप क्या होगा इसका, ये मिलकर के देंगे T शेप। तो इसमें तो बिल्कुल ही ऑपोजिट आ रही है हाइब्रिडाइजेशन और शेप, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। NH3 का इक्विवेलेंट होगा बिल्कुल NF3 के, NH3 का इक्विवेलेंट होगा बिल्कुल NF3 के। और NO3- वाला केस देख लो एक बार, NO3- नाइट्रोजन के अराउंड टोटल 5 होते हैं, नेगेटिव चार्ज से एक और इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मिलकर के ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। स्टीरिक नंबर आएगी इसकी 3, स्टीरिक नंबर 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, तो ये इसका कंपैरिजन था ये पहले वाले से, जो कि sp3 और पिरामिडल, तो ये भी आइसो स्ट्रक्चरल और हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं रखेंगे। अगले मॉलिक्यूल में पूछा हुआ है कि एंगल बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो उसमें बॉन्ड एंगल मैक्सिमम किस केस में होगा, किस केस में मैक्सिमम होगा। अब लाइन से देखो, CH4 तो कंप्लीट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, इसमें परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, तो ये तो 109 डिग्री समथिंग ही आएंगे, ये वाला 109 डिग्री के समथिंग ही आएगा। इसके अलावा जो फर्स्ट हो गया BF3 तो ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल होगा लगभग 120 डिग्रीज। इसके अलावा जो C ऑप्शन में PF3 मॉलिक्यूल है, ये तो लगभग ये ड्रैगो मॉलिक्यूल से रिजेंबल कर जाते हैं, और इसी वजह से ही इनमें लगभग 95 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल आता है। और लास्टली अमोनिया वाला केस हम डिस्कस काफी बार कर चुके हैं, 107 डिग्रीज के अराउंड इनमें
बॉन्ड एंगल होगा। तो ऑर्डर अगर देखने जाओगे तो सबसे ज्यादा BF3 का है, उसके बाद CH4 का है, फिर उसके बाद NH3 का होगा और लीस्ट हो जाएगा PF4 का। ये ऑर्डर होगा। हाईएस्ट पूछा था तो BF3 हो जाएगा, हाईएस्ट पूछा था तो BF3 मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगला देखिए, अब नेक्स्ट एजर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड तो लीनियर होता है लेकिन H2O बेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रक्चर्स में लोन पेयर और बॉन्ड डिसाइड करते हैं। BeH2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेरिलियम के अराउंड, तो ये 2 हाइड्रोजन से ये बनता है लीनियर शेप, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ दो बॉन्ड पेयर्स है। पीरियड नंबर इसकी आती है 2, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लीनियर शेप हो जाएगा। अगला, यहाँ पे H2O का केस जो होता है ये बेंट होता है, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर से ये शेप हो जाता है बेंट, और लगभग 104 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल आता है, तो इसका शेप होता है बेंट, जिसे वी शेप भी कहा जाता है। उल्टा करके देखोगे तो ये वी शेप का आपको नजर आएगा। और रीजन में तो ये बोल रहा है लीनियर, ये बेंट बिल्कुल सही है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द BeH2 एंड H2 इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंटर एटम। बिल्कुल, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ऑक्सीजन के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे बेरिलियम के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड, ये 2, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 हो गए। इधर पे टोटल ये 2 4 5 6 और 7 8, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इसमें? ये हो गए इसमें टोटल 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसीलिए BeH2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसमें ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये रीजन भी सही है दोनों में, इसलिए तो शेप में डिफरेंस आ रहा है। अब बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू और R is not the correct explanation. नहीं, it is not, R is true and R is the correct explanation. Yes, ये correct explanation है, तो B ऑप्शन ही इसका right answer आएगा। Next, which of the following molecules is not paramagnetic? कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है? इन सभी के एमओ डायग्राम्स हमने डिस्कस किए थे, और इसमें अगर N2 की बात करें तो नॉर्मल N2 का केस अगर एमओ डायग्राम्स का देखते हो तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग लगभग इस तरीके से होती है। ये नॉर्मल N2 है, ये नॉर्मल N2 है, तो ये नॉर्मल N2 तो होता है डायामैग्नेटिक, लेकिन अगर N2 पॉजिटिव हो गया, ये अगर N2 सिंपली देखो तो ये तो डायामैग्नेटिक था, लेकिन N2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। इसके बाद N2 ये डायामैग्नेटिक है। O2 वाला केस, O2 वाले केस में अगर देखो ये O2 का एमओ डायग्राम, तो ये दोनों साइड ऑक्सीजन में कुछ लगभग में आपको ऐसा नजर आएगा एमओ डायग्राम, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसी देखी थी, कुछ इसी तरीके से देखा था। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ओवरऑल जब O2 का बात करोगे तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, और O2 2- के केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, तो ये बन जाता है डायामैग्नेटिक, ये बन जाता है डायामैग्नेटिक। तो पूछा हुआ था विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक, तो विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक, तो N2 तो पैरामैग्नेटिक नहीं होती, ये डायामैग्नेटिक होती है। इसके अलावा O2 2- भी तो डायामैग्नेटिक होती है, तो ये दोनों ही इसके सही आंसर होंगे। अगर इसमें दोनों अगर दिए हुए हैं तो कोई भी आप टिक करोगे, फाइनल आपके सही ही माने जाएंगे। जब क्वेश्चंस में इनकरेक्शन होता है थोड़ा, दोनों में से विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक, तो N2 और O2 2- बोथ आर डायामैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होंगे। नेक्स्ट में पूछा हुआ है कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल, अभी हम इतने सीक्वेंस जो मेल्टिंग पॉइंट के करते आ रहे हैं, ये इसी बेसिस पे ही तो करा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि ये कोवेलेंट इंटरेक्शन एक वॉन्डर वॉल वीक इंटरेक्शंस होते हैं। बिकॉज ये जो कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, ये वाले वीक वॉन्डर वॉल इंटरेक्शंस होते हैं, वीक वॉन्डर वॉल इंटरेक्शंस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वॉन्डर वॉल फोर्स होते तो ये एक तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था ना लैटिस, और मेल्टिंग पॉइंट हायर होता,
लेकिन ये वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही नहीं। अगला केस नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF6 मॉलिक्यूल। इतने केसेस की हाइब्रिडाइजेशन निकाली है, इसकी भी आप आराम से निकाल सकते हो। अब SF6 मॉलिक्यूल, SF6 सल्फर के अराउंड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लो, 1 2 3 4 5 6, सारे बॉन्ड्स फिल हो गए। सारे बॉन्ड्स फिल हो जाएंगे, दैट मीन्स स्टीरिक नंबर जब बनाओगे तो सिग्मा प्लस लोन पेयर तो बचेगा नहीं, सिग्मा बॉन्ड 6 बनेंगे, टोटल स्टीरिक नंबर 6 आएगी, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। सल्फर के अराउंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना दो, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, तो ऑक्टाहेड्रल शेप भी होगा, ज्योमेट्री भी होगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सपेंड ऑक्टेट। देखो सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं करते, ये बात याद रखना। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स डू नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करते हैं। तो PF6 तो थर्ड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है तो ये एक्सपेंड कर सकता है। सल्फर भी थर्ड पीरियड का है, ये भी एक्सपेंड कर सकता है। नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, यही इसका सही आंसर होगा। और देखो आप देख सकते हो इसमें ऑक्टेट नहीं, जब आप इसके PF6 का स्ट्रक्चर देखोगे, PF6 वैसे ये पूरा ओवरऑल ऑक्टाहेड्रल शेप ही देगा। PF6 में वैसे तो एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तभी ये स्टेबल होगा, और H2SO4 का भी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये डबल बॉन्ड O2 रखता है और ये दो OH, इसका भी ऑक्टेट जो है 1 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो 8 से ज्यादा होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने सारे बॉन्ड हो गए इसमें। तो इसी वजह से अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करता है बिकॉज ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। और ये रीजन भी लिख लो, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स expend their octet due to presence of vacant d orbitals, वैकेंट d ऑर्बिटल्स की वजह से अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ऑप्शन ये सी करेक्ट होगा, जो एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसके बाद इन सभी में आपको पूछा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ड्यू टू, कोई भी एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, बॉन्ड बनते हैं, क्यों बनेंगे, कोई भी बॉन्ड बन रहा है तो वो ओवरऑल स्टेबल होंगे तभी उसमें से बॉन्ड बनेगा। 4 एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, फ्यूज होंगे, तो अगर वो स्टेबल होंगे तभी तो बनेंगे, अदरवाइज अगर पहले ही स्टेबल है तो वो बॉन्ड क्यों बनाएंगे। तो स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए होती है। ये क्यों होंगे, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, किसी भी सिस्टम को स्टेबिलिटी चाहिए तभी वो एटम्स साथ में आएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। और दूसरा, अगर किसी भी सिस्टम में स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी बिकॉज एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। में लिख सकते हो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। कोई भी सिस्टम हायर एनर्जी में होगा तो वो अनस्टेबल होगा, इसी वजह से एंटी बॉन्डिंग जो अनस्टेबल होते हैं वो हायर एनर्जी के होते हैं, स्टेबल बॉन्डिंग वाले लोअर एनर्जी में लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे बोला था तो रीजन है एक्वायर्ड स्टेबिलिटी बाय इंक्रीज ऑफ एनर्जी, नहीं स्टेबिलिटी होती है लेकिन एनर्जी घटा करके एनर्जी इसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एक्वायर स्टेबिलिटी बाय डिक्रीज इन द एनर्जी, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्वायर हायर एनर्जी तो फिर तो वो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, एक्वायर इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी के लिए कोई क्यों ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना। ये तो कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। अब अगला क्वेश्चन है सल्फर में सल्फ्यूरिक एसिड की वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी यानी कि कितने वो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, इसका स्ट्रक्चर हमने अभी ही देखा है, अभी ही इसका स्ट्रक्चर देखा था, ये दो OH और ये दो OH, कितने बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉन्ड्स हैं।
तो वैलेंसी ही पूछी हुई थी, तो टोटल 6 वैलेंसी हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड की। ये रहा सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब इनमें से जिनॉन का कौन सा कंपाउंड फॉर्म नहीं हो सकता। देखो वैसे तो जिनॉन की केमिस्ट्री पहले नोन ही नहीं थी, क्योंकि जिनॉन एक नोबल गैस है और इसी वजह से नोबल गैसेस को इनर्ट माना जाता था। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के बाद नील बार्टलेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके हिसाब से उसने एक प्लेटिनम का कंपाउंड बनाया था, जिसमें अगर ऑक्सीजन की जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आई थी वो इक्विवेलेंट थी इस जिनॉन के बराबर, तो उसने कहा कि जब वो बॉन्ड बना रहा है तो ये जिनॉन भी बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जिनॉन से अगर बॉन्ड बनवाने हैं तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वही इसके साथ बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं दे आर द वन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब इसमें जिनॉन ये होते हैं इनर्ट, और इनर्ट होते हैं, दैट मीन्स दे ओनली फॉर्म बॉन्ड विथ हाईली रिएक्टिव हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट। हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट्स के साथ ही ये अपने बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल सिर्फ इसके फ्लोरीन के साथ नोन है और ऑक्सीजन के साथ, तो जिनॉन फ्लोराइड्स बना सकता है, जिनॉन फ्लोराइड्स नोन है, या फिर जिनॉन के ऑक्साइड्स नोन है, तो ये दोनों मिक्स भी बन सकते हैं, मतलब जिनॉन के दोनों ऑक्सीफ्लोराइड्स दोनों मिक्स करते हैं तो जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स भी बनते हैं। तो ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है और किसी के साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, बिकॉज इन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और ये रिएक्टिव हो जाएंगे। इसके हिसाब से ये बनता है बॉन्ड, XeO3 भी बनता है। इन सभी की केमिस्ट्री भी नोन है, स्पेशली जब मेन ग्रुप पढ़ते हो तो जिनॉन की कंपाउंड की केमिस्ट्री स्पेशली पढ़ी जाती है, जिसमें जिनॉन के ऑक्साइड, जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स और जिनॉन के फ्लोराइड्स ये हाईली एसिडिक नेचर के भी होते हैं, तो ये भी कंपाउंड पढ़ा जाता है। लेकिन आयोडाइड के साथ ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। यही पूछा था कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा आयोडीन के साथ। अगले क्वेश्चन में है असर्शन और रीजनिंग का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस गिवन है और इसमें आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम O2 माइनस टू Al+3। इनको सीक्वेंस में अरेंज करोगे तो ये दिए हुए हैं O2 माइनस F माइनस, फिर है Na पॉजिटिव, फिर है Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। अब इसमें ये जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, ये सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं और ये सारे नियॉन से रिजेंबल कर रहे हैं अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और ये कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये हुए सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब है कि ये पर्टिकुलरली इनका जो साइज होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो जब साइज देखोगे सभी में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो साइज का ऑर्डर क्या आएगा, ये जैसा जैसा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटता चला जाएगा, ये साइज का ऑर्डर आ जाएगा। यही बोला था कि आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम O2 माइनस टू Al+3। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ट्रू है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एनायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ कैटायन। बिल्कुल, ऐसा क्यों बोला इसने कि ये जो O2 माइनस इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ चुका है, मतलब जो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें क्या होगा कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है 2s2 में, ये 2p2 उसके बाद 1s2 में, 2s2 में, और जो वैलेंस शेल में ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये तो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन O2 2 माइनस मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस है ये चार्ज तो सेम ही है ना, ये न्यूक्लियस का Z इफेक्टिव तो सेम ही है, लेकिन बाहर शेल में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ चुके हैं।
तो ओवरऑल बाहर वाले साइज में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा। और चार्ज तो उतना ही सेम ही है, हर एक केस में चार्ज सेम है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर वहां पे सेम आएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं और इस केस में इलेक्ट्रॉन सबसे कम है। इस केस में लास्ट केस में इलेक्ट्रॉन्स 3 कम ही है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेस है और 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेकिन न्यूक्लियस से चार्ज बराबर आ रहा है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये साइज में श्रिंक होते चले जाते हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से जितना नेगेटिव चार्ज होगा, बाहर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा तो वो शेल एक्सपेंड कर जाएगी रिपल्शन की वजह से, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। और यहाँ पे चार्ज सभी में सेम है, चार्ज न्यूक्लियस का सभी में सेम है, और इस केस में इलेक्ट्रॉन्स खत्म होते जा रहे हैं, तो बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन भी नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो फिर ये शेल जो है ओवरऑल यहाँ से ये जो शेल है इसमें न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स घटते जा रहे हैं, इसी वजह से इसमें एक्सपेंड हो जाती है जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। और वही दिया हुआ है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एनायन इज स्मॉलर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एनायन में स्मॉलर होता है क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा कम है, वहां एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, प्रोटॉन सबसे ज्यादा है Al+3 के केस में, इसी वजह से ये साइज में चेंज देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला यहाँ पे दिया हुआ है among the following which is not the pi bonded organometallic compound, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिर्फ इतना ही पूछा है कि बॉन्डिंग कहाँ पे, पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा। ये पोटेशियम, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जब आप देखो तो प्लेटिन, ये क्लोरीन के साथ तो चलो 3 बॉन्ड्स बन गए, क्लोरीन के साथ तो ये 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे, लेकिन जो C2H4 है eta2 यहाँ दिया हुआ है, दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से eta2 2 एटम्स से मिला होगा, ये 2 कार्बन एटम से मिल करके यहाँ पे बॉन्ड्स की डेंसिटी होगी, और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। अगले केस में देखो, अगले केस में अच्छा ये C2H4 है, C2H4 में तो 2 ही कार्बन होंगे ना, तो ये डबल बॉन्ड CH2 और ये CH2, तो ये पाई बॉन्ड से डायरेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल प्ले हो रहा है। अगले केस में बी ऑप्शन में आयरन, आयरन सेंटर एटम है और eta5 C5H5, ये साइक्लोपेंटाडाइईन होता है, साइक्लोपेंटाडाइईन, और ये 2 इसके मॉलिक्यूल्स गिवन है, ये Fe+2 सेंटर और ये 2 माइनस के होते हैं, तो ये दोनों में माइनस माइनस चार्ज होता है, तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है साइक्लोपेंटाडाइईन में। अगला केस है क्रोमियम में C6H6, मतलब कि बेंजीन रिंग, लेकिन eta5 डेंसिटी है तो टोटल 5 कार्बन एटम से ही डोनेशन मिल रहा होगा, तो ये क्रोमियम के अराउंड इसके भी 2 ही एटम्स हैं, तो जब बेंजीन रिंग ड्रॉ करोगे तो ये 5 कार्बन से ही बनाना है, जब बेंजीन रिंग ड्रॉ करोगे तो सिर्फ 5 कार्बन से ही डोनेशन होगा, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन पाई बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन में तो ये भी इन्वॉल्व नहीं है। टिन वाला केस हो जाएगा जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, टिन के अराउंड CH3 के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, कंप्लीट टेट्राहेड्रल CH3 में ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व, ऑल सिग्मा नो पाई में है, ऑल सिग्मा नो पाई इंट्रैक्शन, नो पाई वाला केस था डी ऑप्शन का। नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट कौन से मॉलिक्यूल में है। अब फर्स्ट है NH3 के इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन, चलो सारे पहले मॉलिक्यूल्स देख लीजिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, SO3 ये तो कंप्लीटली प्लेनर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, डायपोल मूवमेंट सबसे कम होगा, ये तो भाई केस ही खत्म कर दो, इसका तो डायपोल मूवमेंट 0 है, ये तो लीस्ट में है। अब बात आती है इन सभी मॉलिक्यूल्स में, और डायपोल मूवमेंट डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, जो कि ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। बॉन्ड
ऑक्सीजन, और लोन पेयर के डायरेक्शन में ही शिफ्टेड होता है, तो ये मिल करके वाटर का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, NH3 का इससे थोड़ा कम आए। ओवरऑल डायपोल मूवमेंट H2O का सबसे ज्यादा, फिर यहाँ पे आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इसका डायपोल मूवमेंट कम ही रहेगा इन सभी से। सबसे ज्यादा H2O का, फिर NH3 का, फिर HI का, और लीस्ट है SO3 का। हाईएस्ट पूछा हुआ था, हाईएस्ट हो जाएगा H2O मॉलिक्यूल का। ये रहा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवेलेंट हाइड्राइड, सॉरी मोस्ट कोवेलेंट क्लोराइड है, यहाँ पे कौन सा मोस्ट कोवेलेंट होगा, आसानी से निकाल सकते हो, सारे एल्यूमिनियम के ही केस हैं, और सबसे पहले फ्लोरीन का लिखेंगे, फिर AlCl3, फिर AlBr3, और लास्ट में लिख लेंगे AlI3। एल्यूमिनियम कॉमन है, लेकिन नीचे आने पर साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ एनायन बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ही ऑर्डर पूछा हुआ था जो कि नीचे आने पर इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा है, तो मोस्ट कोवेलेंट है AlI3 मॉलिक्यूल। ये रहा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज polar bonds but the overall polarity of the molecule is zero, मतलब बॉन्ड्स तो आपस में पोलर होंगे लेकिन रिजल्टेंट जीरो निकल के आएगा। अब इस केस में सबसे पहले तो यही देख लो किसका रिजल्टेंट जीरो है, रिजल्टेंट तो जीरो ही होना चाहिए। NF3, NF3 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और नाइट्रोजन इसमें से लोन पेयर के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा, कुछ नीचे की तरफ, लेकिन 3 फ्लोरीन से ओवरऑल नीचे की तरफ ही डायपोल मूवमेंट होगा, मतलब मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट जीरो तो नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल पोलर होगा, तो ये नॉन पोलर नहीं है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट हमें जीरो चाहिए, जीरो नहीं है। सेम NH3 में भी होगा, लेकिन NH3 में डायपोल मूवमेंट तो होगा लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये ऊपर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्टेड होगा, यहाँ NF3 में नीचे की तरफ था बिकॉज फ्लोरीन एटम्स थे। तो ओवरऑल कहने की बात क्या है कि डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा और मॉलिक्यूल NH3 का भी पोलर ही होता है। अब CH3Cl मॉलिक्यूल, CH3Cl मॉलिक्यूल में कार्बन के अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और Cl लगा दो, बाकी के ये हाइड्रोजन। अब CH बॉन्ड तो इसकी ज्यादा कार्बन की तरफ शिफ्टेड होगी बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ओवरऑल डायपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, मतलब ये भी पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये भी पोलर मॉलिक्यूल होगा। लास्ट में दिया है BCl3, BCl3 मॉलिक्यूल, BCl3 होता है ट्राइगोनल प्लेनर और इसमें ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इनमें से जब आप देखोगे ये बॉन्ड, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट, ये सारे इक्विवेलेंट है, ये सारे इक्विवेलेंट है, तो होगा क्या, ये मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल्स का रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल इक्विवेलेंट और ये मिलकर के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका डायपोल मूवमेंट आएगा जीरो, ये हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब आपस में ये बॉन्ड्स में तो डायपोल मूवमेंट था लेकिन रिजल्टेंट जीरो हुआ, ऐसा ही मॉलिक्यूल बताना था, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से कंपाउंड्स कोऑर्डिनेट लिंकेज रख रहे हैं, कोऑर्डिनेट लिंकेज रख रहे हैं, और ये SO3 का जब हमने एक स्ट्रक्चर देखा था उसमें ये कहा था कि ये सल्फर के अराउंड दो तो ये बॉन्ड बनते हैं, ये डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड से, और बाकी के ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, ऐसा यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये कोऑर्डिनेट है बिल्कुल, O3 में तो कोऑर्डिनेट लिंकेज होती ही है, डबल बॉन्ड O, और ये इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट कोवेलेंट लिंकेज से, O पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव न्यूट्रल होता है ओवरऑल, इसीलिए ये भी कोऑर्डिनेट होगा। H2SO4 में भी कोऑर्डिनेट लिंकेज होती है, कैसे, अब H2SO4 S में ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, अब इसमें OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, कुछ इस तरीके का ही हमने स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे इसको ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड शेयर होते हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनते हैं,
ये आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनते हैं, एक साइड से शेयरिंग होगी तो अब ये ओवरऑल ऑक्टेट बना लेगा। तो ऑल मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑल मॉलिक्यूल्स आर हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन में आपको ध्यान रखना होगा कि O3 का तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन SO3 का और H2SO4 में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ हमने केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कवर किया है, जो कि आपके ऑल स्टेट्स पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो और आपको लेक्चर समझ में आया हो। मिलते हैं फिर किसी एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।